गुड मॉर्निंग। मुझे पता है आप लोग घर पर हैं, स्वस्थ है और सुरक्षित है, और ऐसी कामना करता हूँ घर पर रहकर स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेंगे। कल हमने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत का इतिहास, इस पर हमने चर्चा की थी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि संभवतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। तो कल अपना जो लास्ट जो टॉपिक था वो महाजनपदों को लेकर था। चूँकि मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता की स्थापना, जो वैदिक सभ्यता थी वो आर्यों ने इसकी स्थापना की थी। इसको वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व के मध्य था, और इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके पश्चात का जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो मध्य का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। और इस काल में बाकी के जो 3 महत्वपूर्ण वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों ने अपना जो साम्राज्य विस्तार था वो नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके लगभग संपूर्ण इंडिया में, लगभग पूरे भारत में उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे, जिनको जनपद कहा गया। इन्हीं जनपदों आपस में लंबा संघर्ष चला और इन जनपदों में से 16 महाजनपद उभर करके आए थे। इन 16 महाजनपदों में शासन व्यवस्थाएं 2 प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। कल हमने यहाँ तक टॉपिक किया था। आज हम इससे आगे, कल वाली कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। तो व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न है आपके व्हाइट बोर्ड पर, महाजनपदों में शासन व्यवस्था, महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मतलब कौन से महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो मैंने आपको बताया था कि महाजनपदों में शासन व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। पुनः एक बार और बता देता हूँ, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें राजा वंशानुगत होता है, राजा के पास उसका पुत्र ही शासन करता है, और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो कल मैंने आपको बताया था कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कौन कौन से महाजनपदों में थी। तो वो जो महाजनपद थे, एक तो था वो मगध, दूसरा था वत्स, और तीसरा कौशल, और चौथा कौन सा था महाजनपद? याद कीजिए, कौन सा था? अवंती महाजनपद। ये 4 महाजनपद ऐसे थे जिसमें कौन सी शासन व्यवस्था थी बच्चों? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में किन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो पहले तो ये समझते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं किसको है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ये होता है जिसमें राजा वंशानुगत न होकर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रजा के माध्यम से ही चुना जाता था, और ऐसी शासन व्यवस्था में राजा धर्मपरायण होता था, जन कल्याणकारी कार्य करने वाला होता था। यदि राजा निरंकुश होता तो जनता या प्रजा उसे पद से हटा सकती थी अथवा उसका वध कर सकती थी। ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो महाजनपद काल में कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। व्हाइट बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कपिल वस्तु के शाक्य। इधर देखिए कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भाग, अल्लकब के बुली, केशपुत के कालाम, अर्थात केश तो काले ही अच्छे लगते हैं, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, पीपलीय वन के मौर्य, पीपल के वन में तो मोर ही बोलते हैं, पीपलीय वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। पुनः देखते हैं कौन कौन से गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भाग, अल्लकब के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीपलीय वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मतलब यहाँ का जो शासक था वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अथवा वहाँ की प्रजा से ही चुना जाता था। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमण के कारण कौन सी जातियां राजस्थान में आकर के बसी थी? तो बच्चों यूनानी आक्रमण के कारण जो जातियां राजस्थान में आकर बसी थी वो इसलिए बसी थी क्योंकि यूनानियों ने बहुत तेज आक्रमण करना प्रारंभ किया था। इन यूनानियों के आक्रमण का प्रतिरोध उन्होंने सफलतापूर्वक किया था, लेकिन बार बार विदेशी आक्रमण होने के कारण इन जातियों ने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर भारत को अपना, राजस्थान को अपना निवास स्थान बनाया। तो वो जातियाँ कौन सी थी जिन्होंने यूनानी आक्रमण के कारण राजस्थान में आकर बसना उचित समझा? तो वो जातियाँ कौन सी थी? मालव,
शिवी, अर्जुनायन और योद्धेय। कौन सी थी बच्चों? 4 जातियां, मालव, शिवी, अर्जुनायन और योद्धेय। इनमें से जो अर्जुनायन और योद्धेय जो है आज का वर्तमान राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है, लगभग वो अर्जुनायन और योद्धेय जो जातियां थी वो इस स्थान पर आकर बसी थी। और शिवी जनजाति जो थी, पहले आगे क्वेश्चन आएगा इसमें, शिवी जनजाति वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान का जो पाकिस्तान वहाँ रहती थी। फिर दक्षिणी पंजाब में आई, दक्षिणी पंजाब में भी लगातार यूनानियों के आक्रमण हुए। तो इसी शिवी जनजाति ने जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का जब युद्ध हुआ था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भरपूर सहयोग किया था शिवी जनजातियों ने। फिर ये शिवी जनजाति दक्षिण राजस्थान में आकर के बस जाती है। तो प्रश्न अपना क्या था कि यूनानी आक्रमण के कारण कौन सी जाति राजस्थान में आकर बसी थी? तो यूनानी आक्रमण के कारण मालव, शिवी, अर्जुनायन और योद्धेय जनजातियां राजस्थान में आकर बसी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जांगड़ जनपद को किन नामों से जाना जाता था? वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले महाभारत काल में जांगड़ देश कहलाते थे? तो वर्तमान राजस्थान में, आज का जो राजस्थान है, आज के राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताने हैं जो महाजनपद काल में जांगड़ देश के नाम से जांगड़ जनपद के अंतर्गत आते थे। तो बच्चों वो जो 2 जिले हैं, वो 2 जिले हैं आपका बीकानेर और जोधपुर, जिनको संयुक्त रूप से बाद में मारवाड़ कहा गया था। ये दोनों जिले, वर्तमान राजस्थान के दोनों जिले जो हैं बीकानेर और जोधपुर, ये महाजनपद काल में जांगड़ देश के नाम से जाना जाता था। मतलब ये जो वर्तमान राजस्थान के 2 जिले जो है महाभारत काल में जांगड़ देश कहलाते हैं। मतलब जोधपुर और बीकानेर जो जिले जो हैं महाभारत काल में जांगड़ देश के नाम से जाने जाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न मिलता है आपको कि जांगड़ जनपद को किन नामों से जाना जाता है? देखो महाभारत में और अन्य जो अपने ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें जांगड़ जनपद के 2-3 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। ध्यान से सुनना बेटा, कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस जांगला जो बीकानेर, वर्तमान बीकानेर को जांगड़ जनपद कहते हैं, इसके आगे कुरु क्यों जुड़ा और माद्रेय क्यों जुड़ा? ये बीकानेर के नाम है, जांगड़ जनपद के नाम है कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। भाई जांगला तो समझ में आ गया, बीकानेर का जो महाजनपद जो था उसको जांगड़ जनपद कहते थे। वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर जो जिला है महाभारत काल में जांगड़ जनपद के अंतर्गत आते थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कुरु शब्द और माद्रेय शब्द इसके आगे क्यों जुड़ा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत काल में जो जांगड़ जनपद था उस पर कुरु जनपद का अधिपत्य था और माद्रेय जनपद का अधिपत्य काफी समय तक रहा था। समझ में आएगी बात? तो इसलिए जांगड़ जनपद को कुरु जांगला और माद्रेय जांगला कहा गया। अर्थात जांगड़ जनपद पर कुरु महाजनपद और माद्रेय महाजनपद, ये दो जनपद थे, कुरु जनपद और माद्रेय जनपद। इन दोनों के अधिपत्य में कौन था? जांगड़ जनपद था। इसलिए बीकानेर के जो प्राचीन नाम मिलता है, जांगड़ जनपद का जो प्राचीन नाम मिलता है वो कुरु जांगला और माद्रेय जांगला मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जांगड़ जनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो जांगड़ जनपद की सभी जनपदों की राजधानी थी। भाई राजधानी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि राजधानी इसलिए बनाई जाती है कि जितने भी शासक होते हैं, साम्राज्य, उनका जो प्रशासनिक कार्य होता है वो राजधानी में होता है। राजधानी बेहद सुरक्षित मानी जाती है, जिसमें सुदृढ़ किला हो, अच्छे से अच्छे वीर सैनिक हो, पानी की, खाने की, भोजन की व्यवस्था हो, चारों तरफ से सुरक्षित एरिया हो, वो राजधानी बनाई जाती है। तो प्रश्न अपना यह है कि जांगड़ जनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो जांगड़ जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था अहिछत्रपुर। क्या नाम था? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जांगड़ जनपद की राजधानी थी। प्रश्न ये बनता है कि अहिछत्रपुर जो जांगड़ जनपद की राजधानी थी, वर्तमान में अहिछत्रपुर कौन सा जिला है राजस्थान का? तो वर्तमान में अहिछत्रपुर जो वर्तमान का जो राजस्थान का जो जिला है अहिछत्रपुर, वो है नागौर जिला। अर्थात वर्तमान का जो नागौर है वो प्राचीन काल में जांगड़ जनपद की राजधानी रही थी। अर्थात जांगड़ जनपद की राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बीकानेर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो बीकानेर के जो शासक है वो क्या कहते थे? क्योंकि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगड़ जनपद। तो बीकानेर के जो शासक है वो स्वयं को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह। क्या कहते थे? जांगलधर
बादशाह, ये बीकानेर के शासक स्वयं को इस नाम से संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता है? तो बीकानेर के राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता है? जय जांगलधर बादशाह। क्या लिखा हुआ मिलता है? जय जांगलधर बादशाह। समझ में आ गई बात? तो बीकानेर के राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता है? जय जांगलधर बादशाह। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते हैं? तो वर्तमान जो राजस्थान का जिला है जयपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ एरिया, ये जो 3 जिले हैं वर्तमान राजस्थान के, ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है, किन नदियों के उपजाऊ भूभाग के मध्य मत्स्य जनपद बसा हुआ था? मतलब कहने तात्पर्य है कि किन 2 नदियों के उपजाऊ भूभाग है उसके मध्य मत्स्य जनपद बसा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो 2 नदियां थी, वो 2 नदियां कौन सी थी? एक तो थी सरस्वती नदी, एक कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। दूसरी है चंबल नदी, अर्थात चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के मध्य का जो भूभाग था, उपजाऊ भूभाग, वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। अब सरस्वती नदी तो लुप्त प्राय हो चुकी है, लेकिन इसका वेदों में बहुत बार उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को गंगा के समान ही पवित्र बताया गया है। तो सरस्वती नदी के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। भाई सरस्वती नदी वर्तमान में तो विलुप्त है, इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वर्तमान हिमाचल के जो कालका के पहाड़ी से निकल करके आती थी, उसके पश्चात पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान का जो गंगानगर इलाका है, गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके से होते हुए बीकानेर से फिर वो जैसलमेर होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाती है, जिसकी एक शाखा अपने जोधपुर के आसपास निकलती है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिस पर काफ़ी थीसिस चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। अपना प्रश्न ये बनता है कि किन नदियों के उपजाऊ भूभाग के मध्य मत्स्य जनपद बसा हुआ था? तो चंबल की पहाड़ी से लेकर सरस्वती नदी के मध्य के उपजाऊ भूभाग में मत्स्य जनपद बसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी का नाम है, राजधानी थी उसकी विराटनगर। कौन सी राजधानी थी उसकी? विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? बैराट नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये बताता है, 12वां प्रश्न है, मत्स्य जनपद के बारे में महाभारत में क्या कहा गया है? देखो, मत्स्य जनपद के बारे में महाभारत में कहा गया है कि मत्स्य जनपद जो है वहां पर महाभारत काल में एक सहाज नामक राजा, कौन सा राजा? सहाज नामक राजा मत्स्य जनपद पर शासन करता था, जो पहले चेदी जनपद पर भी शासन करता था। अब मत्स्य जनपद पर चेदी जनपद और मालव जनपद का सदैव अधिपत्य रहा है अकॉर्डिंग टू महाभारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद जो है वर्तमान में अपने राजस्थान में जो अलवर भरतपुर का जो एरिया है और यूपी का आगरा मथुरा का जो एरिया है, वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। तो प्रश्न ये है आपका कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी बताइए, आप गैस कीजिए, आइडिया लगाइए, कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न आता है कि यूनानी लेखक सूरसेन जनपद व इसकी राजधानी को किन नामों से संबोधित करते थे? यूनानी लेखक सूरसेन जनपद को और सूरसेन जनपद की राजधानी को, इन दोनों को किन नामों से संबोधित करते थे? मैं आपको बताता हूँ। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी है? मथुरा। जनपद का नाम क्या है? सूरसेन। और यूनानी इतिहासकार इसको किस नाम से संबोधित करते थे? मथुरा को कहते थे मैथोरा। क्या कहते थे? मैथोरा कहते थे। और सूरसेन को क्या कहते हैं? सूरसेनोई। बहन के हस्बैंड को बहनोई कहते हैं और सूरसेन जनपद को उन्होंने क्या कहा था? सूरसेनोई। तो मथुरा को मैथोरा कहा और सूरसेन को सूरसेनोई कहा। किन्होंने? यूनानी इतिहासकारों ने। आज हमने बच्चों लगभग 14 प्रश्न किए हैं। कल हमने लगभग 10-12 प्रश्न किए थे, आज 14 प्रश्न किए हैं।
और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को बार बार देख रहे हैं। इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, इनको पढ़िए, समझिए और हो सके तो एक बार एक कॉपी बना करके होमवर्क कीजिए। और जिसने भी वीडियो को देखा है, इससे प्रश्नोत्तर याद किए हैं, वो कमेंट करके यस सर ज़रूर लिखेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन सी स्टूडेंट बाकायदा सीरियसली इस लॉकडाउन में भी घर बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।